पहला स्टॉक है बीईएल। हमेशा से ये आता है, कोई खबर आती है और ये स्टॉक काम करने लग जाता है और लोगों का भी काफ़ी भरोसा है, लॉन्ग टर्म की पोजीशंस लोगों ने इसमें बना रखी हैं। लेकिन आज जो आया कि इंडियन आर्मी की तरफ से इसको एक ऑर्डर मिला है 30,000 करोड़ रुपए के अनंत शस्त्र, जो कि एक सरफेस टू एयर मिसाइल है स्वदेशी, उसका ऑर्डर है और इनको मिला है। और एक कंपनी और है बीडीएल आई गेस, दोनों को मिला और इस शेयर्स में 2% की तेज़ी दिखी है। मुझे जानना है कि इस कंपनी पर तो सभी को भरोसा है, लेकिन ये बात है कि बीईएल अभी और कितना बढ़ेगा, कितनी और तेजी बाकी है इसमें? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि अगर आपका नजरिया लॉन्गर टर्म है तो ये 30,000 करोड़ का ऑर्डर कम से कम मुझे लगता है कि एटलीस्ट 2 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी को देगी। ऑलरेडी इनके पास 75,000 के ऑर्डर बुक है। मुझे लगता है कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है। और सबसे बड़ी बात, जो भी एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का डिफेंस सामान है वो गवर्नमेंट बीएल को ही फेवर करेगी। तो देखिए, डिफेंस में एक मल्टी ईयर थीम है। आप अगर ये सोच के रहे हो कि शॉर्ट टर्म में ही पैसा बनेगा तो वो शायद गलत रहेगा। अगर आपका नजरिया थोड़ा सा मीडियम टर्म है तो पोजिशनल व्यू के लिए भी अभी करंट प्राइस पे अगर आप लेते हो तो मेरे ख्याल से अगले 12-15 महीने में अच्छी खासी कमाई होगी, क्योंकि जिस प्रकार के ऑर्डर्स आ रहे हैं और जिस प्रकार का अभी रेवेन्यू विजिबिलिटी दिख रहा है, लग तो रहा है कि आने वाले 6-12 महीने में और ऑर्डर्स आएंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ से भी 15-20% की अपसाइड बीएल के स्टॉक के लिए पॉसिबल है। आपको थोड़ा सा सब्र और पेशेंस रखना है, क्योंकि ये स्टॉक काफी वेल रिसर्च्ड है, काफी इंस्टीट्यूशंस के पास में है। तो इसके बारे में सारे लोग जानते हैं। बट पोजिशनल व्यू और वेल्थ क्रिएशन के लिए डेफिनेटली इसमें थोड़ा निवेश बन सकता है। क्या सर इसमें आजकल में भी, मतलब जो हालत अभी है, जिस रेट पर अभी है, उस पर भी एंट्री कर सकते हैं या फिर एंट्री के लिए कोई स्पेसिफिक लेवल का वेट करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से करंट लेवल पे भी एंटर किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, जब कंपनी में एक अच्छी खबर आती है तभी वेरी रेयरली प्रगति वो स्टॉक गिरता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग तो होती है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको खरीदना है तो आप 25% अभी खरीद लीजिए। मार्केट थोड़ा सा अगर करेक्शन मोड में आता है तो और थोड़ा एसआईपी करिए। लेकिन ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा मोटा पैसा बना के देगा अगले साल 1.5 साल में। ओके, तो बीईएल पर भरपूर भरोसा है, लेकिन गुड रिटर्न्स आपको इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं देता। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी कि हमारे जो डिस्कशन है वो आपको भी इम्प्रेसिव लगता है, आप सोचते हैं कि ये स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए, तो उसके पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये पूरा शो बनाते हैं। सर, दूसरा स्टॉक है जो है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। एफएमसीजी कंपनियों के ऊपर क्योंकि जीएसटी के बाद में बड़ा फोकस है, कहा जा रहा है कि उनमें अच्छा उछाल आएगा। लेकिन कंपनी ने एक ऐलान किया, उन्होंने कहा है कि सितंबर में उनकी जो ये जीएसटी कटौती के बाद चीज़ें हो रही हैं, इसकी वजह से इस तिमाही में उनको सिंगल डिजिट ग्रोथ या फ्लैट ग्रोथ की उम्मीद है, क्योंकि उनका कहना है जीएसटी रेट की वजह से सप्लाई चेन एंड ऑल पे फ़र्क पड़ा है, जिसकी वजह से सुबह के टाइम पे हमें शेयर में गिरावट भी दिखी थी। और अभी भी मैं देख रही हूँ तो शेयर हार्डली 1 रुपये ऊपर चढ़ता है और फिर नीचे आ जाता है, 2512 पर चल रहा है। आपकी राय क्या होगी एचयूएल को लेकर के? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, मैनेजमेंट ने जो कहा है वो काफी राइट है, क्योंकि नॉर्मली कोई भी एफएमसीजी कंपनी को अपने नए और पुराने स्टॉक्स को रिशफल करने में टाइम लगता है। और मुझे लगता है कि देखिए, ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है कि पुराना स्टॉक जो हाई जीएसटी वाला स्टॉक था, और अभी नया स्टॉक 22 सितंबर से जो जीएसटी कटौती हो गई है उसको रिशफल करने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। तो पूरा इम्पैक्ट जो है जीएसटी का इनके वॉल्यूम ग्रोथ पे और उनके रेवेन्यू पे कम से कम अक्टूबर टू दिसंबर में आना चाहिए। और ये कंपनी दिसंबर एंडिंग है प्रगति, तो देखिए पूरा इम्पैक्ट जो जीएसटी का है वो अगले साल को आएगा, दैट इज दिसंबर 26 के लिए। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बट जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म व्यू लेना चाहते हैं, वहां पे उनको कोई बड़ा उछाल मिलेगा नहीं। मेरे ख्याल से एफएमसीजी में लॉन्गर टर्म के लिए ये स्टॉक अच्छा है। तो डेफिनेटली आई मीन, अगर आपका 12-15 महीने का व्यू है तो ही आप निवेश करिए, अदरवाइज शॉर्ट टर्म के लिए इट इज नॉट एडवाइसेबल। इन शॉर्ट, अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से आप सोचते हैं कि आज खरीदा और 1 हफ्ते के बाद में या 1 महीने के बाद में बेच देंगे, तो दिस इज़ नॉट फॉर यू, क्योंकि इसके जो भी रिटर्न्स दिखेंगे वो आपको 12 से 15 महीने के टाइम फ्रेम में दिखेंगे। और फिलहाल के लिए कंपनी अच्छी है, सभी को भरोसा भी है, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, तब आपको बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। टाटा मोटर्स सर, टाटा मोटर्स के डिमर्जर को एनसीएलटी ने मंजूरी दे दी। 1 अक्टूबर से ये डिमर्जर जो है प्रभावी भी हो जाएगा। 2 हिस्सों में इनका जो बिजनेस है वो पूरा बढ़ जाएगा। एक और होगा कि पैसेंजर व्हीकल्स का और दूसरी ओर होगा कमर्शियल व्हीकल्स का। टाटा मोटर्स को लेकर के अब आप बताएं।
नहीं, मुझे लगता है कि देखिए टाटा मोटर्स में ये बहुत बड़ा री-रेटिंग ट्रिगर है, क्योंकि जैसे ही जेएलआर का शेयर सेपरेटली लिस्ट होगा, इसमें डेफिनिटली आपको एक अच्छा एपेटाइट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो डोमेस्टिक बिज़नेस है उसकी अलग कंपनी बनेगी। जेएलआर का धंधा ऑलमोस्ट 75% टॉप लाइन और प्रॉफिटेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करता है, जो टाटा मोटर्स का कंसोलिडेटेड स्ट्रक्चर है। मुझे लगता है कि देखिए जो भी शेयर होल्डर्स है उनको तो बेनिफिट मिलेगा कि 2 शेयर मिलेंगे, पर जिनको खरीदना भी है, मैं समझता हूँ कि लंबी अवधि के लिए ज़रूर इसमें पोज़ीशंस ऐड करें, क्योंकि जेएलआर और कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर कार्स, ये तीनों पोर्टफोलियोज़ हमको लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट और ग्लोबल मार्केट्स में अच्छा काम करेंगे। अभी लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा-सा स्टॉक पिटा गया था, क्योंकि वहाँ पे एक साइबर वायरस का प्रॉब्लम हो गया था, तो उनका जेएलआर प्लांट बंद हो चुका है। तो ये भी जब स्टार्ट होगा तभी आपको ये अच्छा उछाल देखने को मिलेगा, बट डेफ़िनेटली इसको पोर्टफोलियो में ऐड करना है, ये खराब मौके पे थोड़ा-सा ऐड करें, लंबी अवधि के लिए डेफ़िनेटली अच्छे रिटर्न मिलेंगे। डेफ़िनेटली कंपनी को मतलब टाटा का भरोसा आपके साथ में है और हाल के दिनों में हमने एक रिपोर्ट भी इस पे तैयार की थी कि कैसे कंपनी को साइबर अटैक की वजह से नुकसान हो रहा है, क्योंकि सितंबर के स्टार्टिंग से ही प्रोडक्शन बंद हो चुका है जेएलआर का और वो 1 अक्टूबर को अभी उम्मीद है कि 1 अक्टूबर तक बंद रहेगा, उसके बाद में ओपन होगा। जिसकी वजह से कंपनी का जो लास्ट ईयर का फ़ाइनेंशियल ईयर का प्रॉफ़िट था वो सारा का सारा क्लियर हो चुका है। आई मीन अब उसमें कुछ भी नहीं बचा, उनको एक फ्रेश बुक लिखनी पड़ेगी। लेकिन जब भी कंपनी में उछाल आएगा, ये डीमर्जर होगा और बहुत सारे फैक्ट्स होंगे, जिसके बाद में अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको घबराने की ऐसी ज़रूरत नहीं। टेम्परेरी फेज़ है, चलते हैं। कभी भी स्टॉक ऐसा नहीं होता कि एक स्टेबल ग्रोथ आपको देगा, तो ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये वही फेज़ है, लेकिन ये मौका भी हो सकता है आपको इसमें इन्वेस्ट करने का। तो आप उस तरह से इसकी चीज़ों को देखें, लॉन्गर टर्म में इस स्टॉक को देखने की ज़रूरत है। सर, बैंकिंग स्टॉक्स में 2 स्टॉक्स हैं। पहले मैं बात करती हूँ एचडीएफसी बैंक की। बैंक को दुबई ब्रांच को नोटिस मिला है दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज एसेट की ओर से। उन्होंने कंपनी को, बैंक को जो है नए कस्टमर्स की ऑनबोर्डिंग से रोक दिया। ये खबर आई और ऐसा लगा कि थोड़ा-सा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन एचडीएफसी पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिखा। और साथ के साथ मैं एक्सिस बैंक को भी यहाँ पर डिस्कस करना चाहती हूँ कि एक्सिस बैंक में 500 करोड़ का फ्रॉड पकड़ा गया। बैंक कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन इस पर भी उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा था। हालाँकि ये शेयर में गिरावट थी, लेकिन उतना नहीं। इसके उल्टे आईसीआईसीआई बैंक का शेयर गिर रहा था। तो मुझे ये जो बैंकिंग शेयर्स का है, ये थोड़ा-सा समझाएँ कि एचडीएफसी को लेकर के क्या किया जाए। आईसीआईसीआई आई डू रिमेंबर कि आपकी फेवरेट लास्ट टाइम आपने मुझे बताई थी। तो आज इसमें गिरावट क्यों हो रही है और एक्सिस बैंक का इतना असर क्यों नहीं पड़ा? नहीं, पहली बात तो प्रगति देखिए, एचडीएफसी बैंक ने ऐसे चीज़ें ऐसे इश्यूज़ पहले भी फेस किए। अभी आपको याद होगा कि उनके क्रेडिट कार्ड बिज़नेस को लेके आरबीआई ने थोड़ी-सी आपत्ति की थी, तो थोड़ा टाइम के लिए उन्होंने ऑनबोर्डिंग क्रेडिट कार्ड के कस्टमर्स के लिए रोका था। देखिए, शॉर्ट टर्म में तो ये मौके होते हैं कि ऐसी कंपनीज़ में आपको निवेश करने का मौका मिले, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म होते हैं, ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म में बिज़नेस रुक जाएगा। अभी दुबई अथॉरिटीज़ ने उनको ऑनबोर्डिंग करने को मना किया है, बट हो सकता है कि अगले 3 महीने में या 6 महीने में ये वापस शुरू हो। और ये इतना भी बड़ा नहीं है कि इनके बिज़नेस को पूरी तरह से इम्पैक्ट करे। रही बात एक्सिस बैंक के ऊपर, तो मुझे लगता है कि देखिए उनका जो म्यूचुअल फंड का फ्रॉड हो गया था, अभी इसके बाद 500 करोड़ का जो फ्रॉड मिला, ये डेफ़िनेटली एक चिंता का विषय है। अभी मार्केट में शायद इसको पूरी तरह से समझ नहीं लिया है, पर मेरे ख्याल से ये फ्रॉड में अगर कहीं न कहीं इनकी कोई सिस्टमैटिक फेलियर दिखती है, तो ये डेफ़िनेटली एक नेगेटिव सरप्राइज़ है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से निवेशकों को थोड़ा-सा होल्ड करके कॉशियसली देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि देखिए आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है, बट बैंक का जो बिज़नेस मॉडल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोर बैंकिंग तो अच्छा चल ही रहा है, लेकिन इंश्योरेंस बिज़नेस है, उनका एसेट मैनेजमेंट बिज़नेस है, ब्रोकिंग बिज़नेस है। मुझे लगता है कि सारे बिज़नेसेस आपको सेकंड क्वार्टर में बहुत तगड़ा ग्रोथ देखने को मिलेंगे। तो कहीं न कहीं देखिए बैंकिंग डेफिनिटली विल डू वेल, बिकॉज़ ये जीएसटी की जो भी कटौती आई है, इसका क्लियर इंडिकेशन गवर्नमेंट ने दिया है कि बैंक्स ट्रांसमिशन जो भी क्रेडिट का होगा वो पूरी तरह से एनेबल करेंगे। तो थर्ड क्वार्टर शुड बी बेटर, ऑल्दो सेकंड क्वार्टर में शायद इतना ग्रोथ नहीं आए। पर मुझे लगता है बैंक्स में अगर आपको निवेश करना है, तो ये शायद राइट मौका रहेगा। यहाँ पे पीएसयू बैंक्स में भी आपको पोजीशन अगर लेनी है तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, ये भी अच्छे विकल्प है, बट थोड़ा टाइम फ्रेम थोड़ा आपको मीडियम टर्म रखना है। तो मैं अगर आपकी बात को सम अप करूँ तो एचडीएफसी बैंक में घबराने की ज़रूरत नहीं, इसके इन्वेस्टर्स को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक अगर आज आपको गिरता हुआ दिख रहा है तो ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से है और एक्सिस बैंक को लेकर के थोड़ा कॉन्शियस होकर के बिहेव करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फ्रॉड एक के बाद एक आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम की वीकनेस को दिखाता है, जिसकी वजह से भले आज आपको स्टॉक पे उतना ज़्यादा असर नहीं दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये
खतरे की घंटी हो सकता है, तो थोड़ा-सा सँभल कर भरोसा करना है। तो सर मैं अगर मैं बोलूँ एक्सिस बैंक को तो आपने ऐसे बता दिया कि थोड़ा कॉन्शियस होके रहना है। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक में आपका वोट आई बिलीव आईसीआईसीआई की तरफ है। नहीं, बिल्कुल देखिए आईसीआईसीआई बैंक में इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग के लिए अभी जगह है। आगे आने वाले दिनों में उनकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो भी पब्लिक इश्यू करेगी। मुझे लगता है कि देखिए ओवरऑल आईसीआईसीआई बैंक को आप एचडीएफसी बैंक से कंपेयर करो तो डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक अभी एक्स बोनस हो चुका है। तो फ्रॉम अ लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो आईसीआईसीआई बैंक डेफिनेटली वेल पोजिशन्ड है। तो ये अच्छा विकल्प हो सकता है अगर किसी को पैसा लगाना है। मेरे ख्याल से अगले 6-12 महीने में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, तो आईसीआईसीआई बैंक वुड बी आवर टॉप पिक। और आज भी वो मौका कंसिडर किया जा सकता है चूँकि आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ी-सी गिरावट है, बहुत ज़्यादा नहीं, मामूली सी 50 आधे % से भी कम की गिरावट है, लेकिन गिरावट है। नहीं, बिल्कुल देखिए गिरावट के लिए निवेशकों को बिल्कुल घबराना नहीं अगर उनका इन्वेस्टमेंट होराइज़न है और देखिए लंबी अवधि में ही आप पैसा बनाते हो। रोज़-रोज़ शेयर का वॉलेटिलिटी देख के मुझे नहीं लगता है निवेशकों को घबराना चाहिए। ये अच्छी वेल मैनेज्ड बैंक है, एसेट क्वालिटी भी ठीक-ठाक है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है और सारे वर्टिकल्स आप एसएमई, एमएसएमई और कॉर्पोरेट्स को देखें, तो काफ़ी हद तक पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर को ये कैटर करते हैं। तो काफ़ी वेल पोज़िशन्ड है, हमको कोई इसमें फ़िक्र लगती नहीं है। ओके सर, तो अब नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है आज़ाद इंजीनियरिंग। और आज़ाद इंजीनियरिंग को लेकर के बात ऐसी है कि कंपनी को 73.47 मिलियन का यानी कि ऑलमोस्ट 651 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज से टरबाइन एयरफॉइल्स के लिए। शेयर को लेकर के क्या करना चाहिए? ये शेयर पहले भी कई बार की ट्रेंड कर चुका है, तो आज आप बताएं इसको लेकर के क्या राय रखनी चाहिए? देखिए, इस कंपनी की खासियत है कि ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं टरबाइन एरोस्पेस के लिए एयरलाइंस के लिए, ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। बहुत कम कंपनीज़ है जो इनको कॉम्पीट करती है। इनकी काफ़ी ग्लोबल कस्टमर्स भी है और सबसे बड़ी बात है कि इनकी ऑर्डर बुक करीबन 5,500-6,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। तो इनके लिए कम से कम 2-3 साल की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। देखिए, मार्केट ऐसी कंपनीज़ को बड़ा मल्टीपल देता है और यही है कि ये स्टॉक सस्ता नहीं है, काफ़ी महँगा है अगर आप वैल्यूएशन देखें। बट मेरे ख्याल से देखिए ऐसी कंपनीज में बिजनेस की कोई शॉर्टेज नहीं होती। मैनेजमेंट बैंडविड्थ भी बहुत वेरी स्ट्रांग है। तो नजरिया आपका कम से कम 2 साल के ऊपर का है तो ही इसमें एक निवेश का मौका बन सकता है। अदरवाइज शॉर्ट टर्म में तो ये स्टॉक ऑलरेडी काफी भाग चुका है। तो आउटलुक पॉजिटिव है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड आपको तब मिलेगा जब आप 2 साल के ऊपर यहाँ पे निवेशित रहे।